हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। और हिंदी में आज हम खंड क को पढ़ने वाले हैं और मात्र ये 6 टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर अभी आपका कंफर्म हो जाएगा। 50 नंबर यदि आपको कंफर्म करना है, पक्का करना है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आसानी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में भी आएगा और अपना आप 50 नंबर कंफर्म भी कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे। महत्वपूर्ण जो पद्यांश है उसको हम सॉल्व कराएंगे। महत्वपूर्ण जीवन परिचय हम जानेंगे। फिर से महत्वपूर्ण जो कहानियां हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको हम देखेंगे। फिर से हम देखेंगे खंड काव्य। तो खंड काव्य भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में, इसको भी हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट यहाँ से हम कर रहे हैं, एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी के साथ मैं इस वीडियो को शुरुआत करूंगा कि रुख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो हमें हार नहीं माननी है, हमें लगातार मेहनत करते रहना है। हमें एक दिन मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी। आपको अपनी मंजिल मिलेगी, मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। यही सोचकर आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है। चलिए जी, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर मिलेगा। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रश्न क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। अब यहाँ पे संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र है, या भगत शरण उपाध्याय हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये आपको तैयार रख लेना है कि आपके संस्कृत के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है ना। तो पहला ये ऑप्शन आपका, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छायावादोत्तर गद्य काल के रचना है, ठीक है। तो छायावादोत्तर गद्य काल के रचना कौन है? ये रत्नावली है, या रानी नगफन्नी की कहानी है, या विचार विमर्श है, या डॉक्टर रसज्ञ रंजन है। तो ये आपको याद रखना है कि जो विचार विमर्श है यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा, इसी का ये रचना है। तो ये सब आपको देखिए, इसमें कुछ समझाने वाला होता नहीं है कि मैं आपको समझाकर याद करा दूं। इसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक करके ये ऑप्शन वाइज है, आपको याद करना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है? तो यहाँ पे लिखा गया है सरदार सुखालाल है, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उसके बाद श्याम सुंदर दास है, राम राय कृष्ण दास है। तो ये आपका जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे याद रखेंगे सरदार सुखालाल जो है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये सब कुछ आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक एक को याद रखेंगे। 10 नंबर का ये पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला हमारा आता है, कह रहा है कि निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है? यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या श्याम सुंदर दास जी हैं। तो यह आप याद रखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। किसके? जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट आता है, रानी कैतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी कैतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो हैं यहाँ पे सदा सुखलाल जी हैं, या राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं, या श्रद्धा राम फिलौरी हैं, या इंशाअल्लाह खान है। तो ये आपको याद रखेंगे, इंशाअल्लाह खान जी हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जी। चलिए
यहाँ पे याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है 5 आपको गद्य से पूछेगा और 5 आपको पद्य से पूछेगा। अब यहाँ से पद्य से आपको पूछेगा फिर से 5। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कंबाइने महाकाव्य के रचयिता हैं। ठीक है, कौन है? सुमित्रानंद पंत है, निराला है, या जयशंकर प्रसाद है, या धर्मवीर भारतीय है? तो ये कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है ना, एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलिएगा, सब इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है ना, अगला आता है लोकायतन के कवि हैं। तो यहाँ पे निराला है, महादेवी वर्मा है, जो रामधारी सिंह दिनकर है, या सुमित्रानंद पंत जी हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि इसके कौन है लेखक? सुमित्रानंद पंत जी हैं। उसके बाद अगला हमारा ग क्वेश्चन आता है संसद के सड़क तक। संसद के सड़क तक रचना है किसके है? मुक्त बोध है, या जून है, या धूमिल हैं, या अज्ञे हैं? तो ये भी आप याद रखेंगे, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा धूमिल। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, संसद से सड़क तक की रचना किसकी है? धूमिल में है। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं जी, एक एक करके आप याद रखेंगे। अगला आता है छायावाद के कवि हैं। कौन है भैया? तो याद रखेंगे कुंवर नारायण है, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, या माखनलाल चतुर्वेदी? तो ये है जयशंकर प्रसाद। अगला है आंसू की रचनाकार हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, या अज्ञेय? तो ये भी आप याद रखेंगे, आंसू जो है उसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ अब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 10 नंबर आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये आप तैयार कीजिए, 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे। ऐसे जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 आपने देखा, वैसे ही आपको हिंदी के पेपर में 10 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है। तो इतना आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए अगला दूसरा हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो होगा गद्यांश से। अब गद्यांश हमारा दे देगा, जैसे ये एक फेमस हम कह सकते हैं गद्यांश है, जो मैं कह सकता हूं कि हर बार, लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाता है गद्यांश। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे कैसे हमें गद्यांश को सॉल्व करना है, सब आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूरज की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवास जन नई उत्थान लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत बाह्य जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया भैया, गद्यांश का एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया। अब इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्या क्या पूछा गया है, कह रहा है कि जन का प्रवाह किस प्रकार होता है। दूसरा कह रहा है पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। उसके बाद रेखांशित अंशों की व्याख्या आपसे पूछ रहा है। फिर से सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर से घाटों का निर्माण का क्या आशय है। ये आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिया, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है ना, तो 2 पचे 10, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया था, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको जी। यहाँ से ये थोड़ा सा क्या था, ये रेखांशित अंश थे जिसकी हमने मतलब रेखाओं द्वारा नहीं दर्शाया था। चलिए मैं दर्शा देता हूँ जी। ठीक है, यहाँ तक था। ठीक है, चलिए इतना आपने समझ लिया। स्टार्ट करें सॉल्व करना। अब समझिएगा, कह रहा है कि जन का प्रवाह किस प्रकार होता है। अब हमें देखना है कि सबसे पहली बात ट्रिक यही है कि जन का प्रवाह हमें ढूंढना है इसमें कहाँ पर है। वहां सा जहां से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस और जहां पे समाप्त हुआ है, कुछ ना आए ना, तो केवल जहां से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस और जहां पे समाप्त हुआ है उनके बीच का आपको लिख देना है। तो देखिए जन का प्रवाह किस प्रकार होता है, क्वेश्चन में ही हमें कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सिंपल सा, यहां से उठाकर यहां तक आप लिख लेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है। यह आपका आंसर हो गया, फिनिश।
समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जन का प्रवाह किस प्रकार होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दूसरा हमारा कि पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ्य के शीर्षक कौन है, तो पाठ्य का शीर्षक हमारा राष्ट्र का स्वरूप है। कहना तो है नहीं कि राष्ट्र का स्वरूप कैसे आया जी। देखिए राष्ट्र का स्वरूप हम ऐसे पता लगा लिए, कैसे हमें पता लगा। देखिए सबसे ज्यादा इसमें जन आएगा, भूमि आएगा, राष्ट्र आएगा। देखिए राष्ट्र सबसे ज्यादा, देखिए राष्ट्र आ गया, जन आ गया, तो इससे हमें ढूंढकर पता लगाना है। यदि आप कहेंगे कि गद्यांश हम कैसे पहचाने कि किस पाठ्य का है और किस पाठ्य का पद्यांश है, कैसे हम पता करेंगे, तो हमें आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता देंगे जी। ठीक है ना। उसके लिए कुछ सेंटेंस है, कुछ वाक्य है जो आपको कॉमन याद रखना है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो राष्ट्र के स्वरूप है, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ्य का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना कि शीर्षक कौन है, शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो 2 नंबर हमारे यहां से भी कंप्लीट होता है। 4 नंबर हमें मिल गए, आराम से मिल गए जी। ठीक है ना। आते हैं तीसरे पर। तीसरा का रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे जन का प्रवाह, देखिए इसका व्याख्या करना है। कहां से कहां तक, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूरज की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्र का जन का जीवन भी अमर है। इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा। इसी को हमें क्या करना है, रेखांशित अंशों की व्याख्या करना है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, उसके बाद ट्रिक से भी बता दूंगा कैसे आप लिखेंगे। देखिए जन का प्रवाह अनंत होता है, इसका मतलब सिंपल में क्या है जानते हैं। इसका मतलब यही है कि जन का प्रवाह अनंत है, मतलब जो मनुष्य हैं वो प्रत्येक दिन वो क्या होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चलता रहता है। ठीक है ना। जैसे अभी हम हैं, हमारे दादा होंगे, पापा होंगे, पीछे के सभी पीढ़ियां हैं, उसके बाद आगे भी आने वाली पीढ़ियां होंगी। तो ये क्या है, अनंत है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, इतिहास हमेशा परिवर्तित होता ही रहेगा, इसका केवल यही मतलब है। तो वही कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत है, ये अनंत है जी। उसके बाद कह रहा है सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग हजारों वर्षों से भूमि है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पर मनुष्यों का ही अधिकार है। अधिकार का मतलब ये हुआ कि मनुष्य इस पर रहता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना इसकी प्रगति करता रहता है और इस पर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। वही कहा जा रहा है कि हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन मतलब हम लोग का तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है। और कब तक रहेगा, कह रहा है कि जब तक सूरज की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं। मतलब जब तक राष्ट्रीय रहेगा और राष्ट्र का प्रगति होता रहेगा, विकास होता रहेगा। ठीक है ना। वही बात कहा जा रहा है कि जब तक राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा और उसका विकास होता रहेगा, तब तक राष्ट्र का जीवन भी अमर है, तब तक राष्ट्र ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आ गया। तो यही बात है, इसको हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। अभी हम आपको ट्रिक से भी बता देंगे। देखिए रेखांशित अंशों की व्याख्या, देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर परिवर्तित होता रहता है। हमने बताया है कि प्रत्येक जो राष्ट्र है उसका निरंतर परिवर्तित होता रहता है इतिहास, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलेगी, इतिहास भी बदलेगा। उसके बाद कह रहा है उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मनुष्य अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी के कारण मनुष्य हजारों वर्षों से अपनी भूमि पर अपना अस्तित्व बनाए रखा है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तब तक राष्ट्र का जीवन भी अमर है। तो ये आपका हो गया जी। देखिए अगर इतना आप लिख पाते हैं तो अच्छी बात है, पर आप कहेंगे सर मैं नहीं लिख पाऊंगा, कैसे ये करूं। सिंपल सी बात ये है कि आप यहां से लेकर यहां तक सेम टू सेम आप लिख दीजिएगा।
थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करना चाहें तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं जहां पर आपको समझ में आए। जैसे सहस्त्रों वर्ष कह दिया, सहस्त्रों वर्ष के जगह पर आप हजारों वर्षों से लिख सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी बहुत आप चेंजिंग करके आप लिख लीजिएगा, आपका 100% सही होगा जी। बात समझ गए? तो 2 नंबर हमारा यहां से मिल गया जी। आगे आते हैं, अगला कह रहा है कि सूरज की रश्मियां का क्या प्रभाव पड़ता है। सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए यहाँ पे आप सूरज की रश्मियां आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल गया सूरज की रश्मियां, यहाँ पे मिला ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि सूरज की रश्मियों का नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं। मतलब सूरज की रश्मियां क्या करती हैं? जीवन को अमृत से भर देती हैं। तो वही बात यहाँ पे भी आपको देखिए ऑप्शन में आपका क्वेश्चन क्या है, सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूरज की रश्मियों का प्रभाव से जो राष्ट्रजन का जीवन भी अमर हो जाता है, राष्ट्रजन का जीवन भी अमर हो जाता है क्योंकि अमृत से भर देती हैं। तो समझ में आ गया ना। तो ये आप लिख देंगे, राष्ट्रजन का जीवन भी अमर हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है ना सूरज की रश्मियां प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं। तो किसको भर देती हैं? जो राष्ट्रीय का जन है, राष्ट्रीय जन है, ठीक है, उनके जीवन को सूरज से भर देती हैं, अमृत से भर देती हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अगर ज्यादा कुछ ना समझ में आए ना तो मैं आपसे कहूंगा, जैसे यहाँ पे सूरज की रश्मियां मिल गया, तो देखिए यहाँ पे सूरज की रश्मियां मिल गया, तो आप यहाँ से केवल लिखेंगे कि सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं। यहाँ तक लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। 100% आपको 2 नंबर मिलेंगे, परेशान नहीं होना है। अगला कह रहे हैं घाटों का निर्माण का क्या आशय है, मतलब आशय स्पष्ट कीजिए। घाटों का निर्माण का क्या आशय है, मतलब स्पष्ट करना है। तो घाटों का निर्माण कहाँ पर है भैया? देखिए हमने पढ़ा था, हाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि घाट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, घाटों का निर्माण करना होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, घाटों का निर्माण का क्या आशय है स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। मतलब घाटों का निर्माण का आशय है कि क्रम और श्रम के द्वारा ही प्रत्येक घाटों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आप या तो चाहें तो सिंपल वे में यहां से स्टार्ट कीजिएगा, यहां तक आपको इसको एंड कर देना है, उत्तर में लिख देंगे, 100% सही होगा, 2 नंबर मिल जाएगा। या इसको अच्छे तरीके से आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख देंगे कि घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ जाता है। बिल्कुल, इसीलिए तो इतिहास है ना भैया, जिससे हमें पता चलता है कि पूर्वजों ने हमारा क्या किया हुआ है। तो वही कहा जा रहा है कि कर्म और श्रम के द्वारा, ठीक है, आपने इतिहास में कोई व्यक्ति कौन सा अपना कर्म किया है, खराब किया है या बुरा किया है या अच्छा किया है, उसके बाद श्रम क्या किया है, कितना मेहनत किया है, सब कुछ उसका पदचिन्ह छोड़कर ही जाता है ना, ठीक है। तो वही बात है। तो या तो आप ऐसे लिख दें या सिंपल वे में जैसे हमने बताया वैसे लिख दें, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं जानता हूं कि अक्सर स्टूडेंटों को ये थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे अभी हमने पीछे आपको दिखाया कि ऐसे लिखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, उनके लिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा, 100% मिलेंगे आपको नंबर, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप जरूर ले लीजिएगा, ये लगभग वर्षों में पूछा गया है, ले लिए होंगे। चलिए अगला हमारा आता है कि देखिए, सॉरी आगे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा आ जाएगा पद्यांश। अब पद्यांश को हम समझ लेते हैं। देखिए पद्यांश क्या है, पद्यांश यहाँ पे है ना, पद्यांश है तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन देंगे, इसको सॉल्व करना होता है। देखिए ट्रिक से ही हम ज़्यादा तो सॉल्व करेंगे, समझिएगा पे, ठीक है, क्योंकि पद्यांश बहुत सारे स्टूडेंटों को हार्ड लगता है। समझिए आज ट्रिक से हम कैसे हल करते हैं, 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। देखिए कह रहा है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यू सीधे से प्रकट करना प्रति से वंचित हो, मेरा होना अति मलिन ओ सीखते नृत्य जाना, कोई पता नवल
तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगुल के समान ला उसे ही धीरे धीरे संभाल रखना ओ उन्हें बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रसोहित सा हमारा। तो ये हमारा क्या है, एक पैराग्राफ है, इसमें आप याद रखेंगे कि ये अंडरलाइन किया गया है। ठीक है जी, इतनी बात समझ के ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक एक को सुनते जाइए, समझते जाइए, याद करते जाइए। कह रहा है कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं। देखिए राधा पवन को पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को पवन से क्या करने को कहती हैं। तो यहाँ पे आप सुनेंगे, तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसे श्याम के ला गिराना। इसका मतलब ये है कि जो राधा है, राधा जो जमीन पर पड़ी हुई है वो पवन से कहती हैं, धारा पर पड़ी हुई है वो पवन से कहती हैं कि तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, कि मुझे क्या करो, मुझे श्याम के पांव मतलब श्री कृष्ण के पांवों के पास हमें लाकर गिरा दो, रख दो, यही बात कहा जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिख दिया गया है यहाँ पे। देखिए राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं। तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई श्री कृष्ण के पांव के पास गिरा देने को कहती हैं। लिख देंगे ना, इतना लिख देंगे बहुत है। दूसरा, पाठ्य का शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे किसका किसका नाम आ रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे धारा का नाम आ रहा है, श्याम का नाम आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो देखिए प्यार का नाम आ रहा है, ठीक है, सुख दुख का नाम आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे मलिन का नाम आ रहा है। तो ये सभी किसी किसी चैप्टर के क्या है, मेन टॉपिक है जिससे हम पहचान सकते हैं। तो इससे हमने क्या पहचाना, ये जो आपका पवन दूतिका है उससे लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, जिसके जो कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, जिसे हरिओध हम कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ्य का शीर्षक पवन दूतिका है और जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। तो ये आप लिख लेंगे जी। अब बात आती है कि सर आपने तो पहचान लिया, हम कैसे पहचानेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वेश्चन होगा, मैं समझ सकता हूँ जी, आपको ऐसी परेशानियां आ सकती हैं। इसके लिए मैं आपसे केवल एक चीज कहूँगा, कमेंट सेक्शन में आपको केवल इतना लिखना है कि सर पद्यांश को कैसे पहचाने, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। केवल इतना लिखकर कमेंट में आप हमें बताइएगा, मैं पूरी प्रयास करूँगा इस पर एक बेसिक से हम एक आपको ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता दें गद्यांश और पद्यांश को कैसे पहचानना है। ठीक है ना, निश्चिंत रहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, सब हम समझेंगे। अगला कह रहा है, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के समान लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। मतलब पीले पत्ते को श्री कृष्ण के समान लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। तो देखिए यहां से आपको क्या कहा गया, यहां से अगर आप देखिए पढ़ते हैं, यो सीधे से प्रकट करना प्रति से ना वंचित हो, मेरा होना अति मलिन और सीखते नृत्य जाना, कोई पता नवल तरु के का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे का दृग युगल के समान उसे ला गिराना। ठीक है ना, धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के समान लेने से राधा का क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय सिंपल सा यही है ना कि मेरा, देखिए यहाँ पे आपसे समझिएगा, तो प्यारे से दृग युगल के समान उसे ला गिराना। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कह रहा है, कोई पत्ता नवल के तरु के पति जो हो रहा हो। मतलब यहाँ पे मतलब ये है ना, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई जो पेड़ है तो पेड़ पर का जो पत्ता है वो पीला हो जाता है, तो पीला हो जाता है तो हवा से ये कहा जा रहा है कि उसको नीचे गिराना, तो संभल कर गिराना। और जब कोई पीला पत्ता जब पेड़ पर पीला हो जाता है तो उसको
नृत्य के समान, मतलब मृत्यु, ठीक है ना, जिसमें जान ना हो वैसा हो जाता है, तो वो क्या होता है, दुख है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यार से दृग युगुल के समान उसे ले जाना। तो उसे प्यार से पवन से कहा जा रहा है, राधा कह रही है कि उसे प्यार से जो दृग युगुल के पास ले जाना, मतलब श्री कृष्ण के पास ले जाना, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि पीले पत्ते को श्री कृष्ण के समान लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। तो पीले पत्ते को श्री कृष्ण के समान लाने से राधा का यह अभिप्राय है कि मैं भी पीले पत्तों के समान क्या हो रही है, पीली पड़ रही हूँ, ठीक है ना, मैं भी पीले पत्तों के समान क्या पड़ रही हूँ, पीली पड़ रही हूँ, यही इसका अभिप्राय है। ठीक है, ये आपका इस लाइन में ही आपको बता दिया गया कि क्या होता है यहाँ पे, मेरा होना अति मलिन जो सिखाते नृत्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा। थोड़ा सा ये हार्ड होता है, समझेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको आएगा जी। अगला कह रहा है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। तो देखिए, सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि मैं प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। ये आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो कह रहा है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मेरा होना अति मलिन और सिखाते नृत्य जाना, कोई पता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। मतलब यहाँ पे मेरा, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सीधे से प्रकट करना और वंचित ना करना। मेरा होना अति मलिन, मतलब मैं बहुत ही मलिन हूँ, और सीखते नृत्य जाना, मतलब मृत्यु के समान, मृत्यु जैसे बेजान हो उसके समान हूँ और मलिन हूँ। कोई पता नवल तरु को पीत जो हो रहा हो, तो उस जैसे कोई पत्ता है वो पीला हो गया है, उसी प्रकार मैं भी हो गई हूँ। इसी का कहने का यहाँ पे मतलब है। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमारा है कि सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। संदेश यही देना चाहती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे कह रही है कि प्यार से दृग युगुल के समान ला उसे ही गिराना, मतलब पीले पत्ते को श्री कृष्ण के पांव के पास ला गिराना। इससे संदेश यही देना चाहती हैं कि वो पत्ता देखकर कृष्ण समझ जाएंगे कि मैं जो राधा है वो भी इसी प्रकार पीली और मुरझाई, मतलब मृत्यु के समान वो हैं, तो उससे उनको याद आ जाएगा, इसलिए वो कहती हैं जी। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे जी, ठीक है ना। अगला हमारा आता है, प्रस्तुत पद्यांश के रेखांशित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे आप समझेंगे व्याख्या क्या है। राधा कहती हैं, हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्यार से धरती पर रख देना। और इस प्रकार श्री कृष्ण को बताती है कि राधा भी पीली पत्तों के समान पीली पड़ रही है। बात सही है भैया। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, धीरे धीरे संभल रखना। किससे? पवन से राधा कह रही है कि जो पत्ते हैं उसको धीरे धीरे संभल रखना, वो उन्हें बताना, उन्हें मतलब कृष्ण को बताना। क्या बताना? कि पीला होना प्रबल दुख, जो पत्ता है वो पीला हो गया है तो उसका तो एक प्रबल दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। ठीक है, सो प्रोत्साहित सा हमारा, मतलब वैसे ही मैं भी पीली पड़ रही हूँ, यही बात है। ठीक है ना। तो ये हमने आंसर लिख दिया है, ये आप लिख लीजिएगा। देखिए एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर ये हमने जो भी लिखवाया है इसको आप याद कर लेंगे भैया। ठीक है ना, समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको जरूर आप याद कर लेंगे। ठीक है, और जो हमने गद्यांश भी बताए हैं उसका भी आप 100% तैयार करके ही जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अभी तक 30 नंबर हमारा कंफर्म हो गया है। 10 नंबर बहुविकल्पी, 10 नंबर देखिए
पहला 10 नंबर हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। फिर से हमारा दूसरा गद्यांश और तीसरा हमारा पद्यांश। तो अभी तक हमने कितने नंबर? 30 नंबर कंप्लीट कर लिया है। 40। अब यहाँ पे हम आते हैं पांचवा हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए जीवन परिचय कहता है या साहित्यिक जीवन परिचय आपसे ज्यादातर लिखना होता है। जीवन परिचय क्लास 10th में, क्लास 12th में साहित्यिक परिचय, थोड़ा सा आप चाहें तो उनके बारे में थोड़ा सा ऊपर जीवन परिचय भी आप लिख सकते हैं। साहित्यिक जीवन परिचय और उसकी कृतियां आपको लिखनी है, मतलब रचनाएं उसकी लिखनी है। 3 में यहाँ पे बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट लेखक का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन तीनों का आपको जीवन परिचय मतलब साहित्यिक जीवन परिचय और इनकी क्या क्या रचनाएं हैं वो आप तैयार कर लेंगे। याद रखेंगे यदि आप कृतियां मतलब रचनाएं यदि नहीं लिखते हैं तो आपको केवल 3 नंबर ही मिलेगा, 5 नंबर फिर नहीं मिलेंगे, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने 4 आपको यहाँ पे लिख दिया है। जयशंकर प्रसाद, मैथिल शरण गुप्त, फिर से अयोध्याय सिंह उपाध्याय, हरियोध हैं, महादेवी वर्मा है। तो ये चारों का आपको तैयार रखना है क्योंकि लगभग इसका आपको 11 में से हमने 4 बताया है, इसमें 8 में से हमने आपको 3 ही बताया है। तो 8 में से 3 बताना तो इजी है, 11 में से आपको 3 बताएंगे तो मुश्किल हो सकता है, इसलिए 4 हमने बताया है। इसमें से चारों आप जरूर तैयार करेंगे, मिल जाएंगे आपको। बात समझ गए ना? ठीक है। और अगर आप कमेंट करते हैं तो जीवन परिचय पे भी पर्सनली हम वीडियो बनाएंगे, सब आपको कराया जाएगा। कमेंट आप जरूर कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ले लिए होंगे। चलिए जी, बहुत अच्छा। चलिए अगला आता है हमारा छठा। देखिए यहां से हमारा फिर से 10 नंबर क्लियर हो गया। 30 नंबर तो हुआ था, 5 नंबर 5 नंबर 40 नंबर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा छठा आता है निम्नलिखित में से किसी एक कहानी का सारांश आपको लिखना होता है। कौन कौन सा कहानी आपका फेमस है जो पूछा जाता है? पहला है पंचलाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा बहादुर और तीसरा है लाठी। याद रखेंगे कि आपका जब 2024 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ज़्यादातर मेरे से एक मिस्टेक हुआ था कि पंचलाइट और बहादुर हमने बताया था, और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ जिस जिले से, वहाँ पे खासकर पंचलाइट और बहादुर ना पूछकर वहाँ पे लाठी पूछ लिया गया था। तो लाठी बहुत बार पूछा गया है कहानी में, खासकर 2024 में ये पूछा गया है। तो इस पर आप फोकस कर लीजिएगा, ये तीनों आपको कहानी तैयार करना है, इस पर हम पर्सनली वीडियो बनाएंगे, निश्चिंत रहना है। उसके बाद यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे उद्देश्य भी पूछता है, सारांश भी पूछता है, सब हम करा देंगे आपको। अभी तो स्टार्ट हमने किया है, ठीक है ना, तो हम सब कराएंगे आपको। अगला आता है निम्नलिखित में से किसी एक खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है किनका? सत्य की जीत। सत्य का जीत है, रश्मि रथी है, आलोक ग्रंथ है, स्वर्ण कुमार है और यहाँ पे त्यागपति है। देखिए यहाँ पे 5 हमने लिख दिया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य पूछे जाते हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रश्मि रथी पूछा जाता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप अपने अनुसार पता कर लीजिएगा और उस खंड काव्य को आपको तैयार करना है, ठीक है ना। और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो केवल आप बता दीजिएगा कि सर सत्य की जीत खंड काव्य का एक वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर प्रयास करूंगा। ऐसे आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर बनाने का प्रयास करूंगा। बात आप समझ गए हैं। तो यहाँ से फिर से 5 नंबर मिल गए। 40 नंबर हुआ था, 45 और 5 50 नंबर। तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 50 नंबर आपको कंप्लीट कराने का इस वीडियो में। 50 नंबर हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको बेसिक से हम थोड़ा सा आपको स्टडी करा दें और 50 नंबर आपका कंप्लीट करा दें। अब आता है कि ये सब आप अगर कॉपी पेन में लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, आपको दिमाग में रहेगा कि कौन कौन से हमने टॉपिक तैयार कर लिए हैं और कौन कौन से भी बचे हुए हैं जिसको हमें तैयार करना है।
तो टिक करते हुए चलिएगा, तैयार करते हुए फिर से टिक कर दीजिएगा कि अब ये हमारा तैयार हो गया, आगे बढ़ना है। तो ऐसे पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप अभी तक इस वीडियो में बने रहें, जुड़े रहें और इतने पेशेंस के साथ आपने इस वीडियो को देखा। और मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे और आपका भी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर से आप पास होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिले हो तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल कर ले, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, इंस्टा का जो लिंक है सभी प्रोवाइड कर दिया गया है। वहां से जाएं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, अदर सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई आप कर सकते हैं बेसिक से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसके खंड जो क है ना, तो खंड ख में, ठीक है ना। तो यदि खंड क पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट प्लीज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि खंड क पर खंड ख पर वीडियो बना दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।